आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस और आर्गुमेंट क्या है इसे समझेंगे। तो पहले मॉडुलस देखते हैं। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप रियल नंबर में भी मॉडुलस के बारे में समझते आए हैं 10th क्लास में भी या उससे भी नीचे क्लासेस से कि मॉडुलस क्या होता है। तो कोई भी रियल नंबर का मॉडुलस लेते हैं तो वो हमें नॉन नेगेटिव रियल देता है, यानी किसी भी नंबर x का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। बट यहाँ जो मॉडुलस को डिफाइन कर रहे हैं ये इन द फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे लिए बिल्कुल नया परिवार है। आप समझ सकते हैं जितना भी रियल है वो सारा कॉम्प्लेक्स है, उसके अलावा भी बहुत सारा नॉन रियल कॉम्प्लेक्स है, यानी नॉट रियल, नॉन रियल मतलब क्या, जो रियल नहीं है, यानी इमेजिनरी भी कह सकते हैं उसे, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स भी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फैमिली है नंबर्स के सेंस में, वो अभी तक जो हमारा नॉन फैमिली है उसमें सबसे बड़ा फैमिली है। इससे बड़ा फैमिली अभी नंबर का हमने डिस्कवर नहीं किया है ना। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो z को अगर हम a प्लस आई बी कह लें, जहां ए बी रियल नंबर है, ये तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने का, पहले समझ चुके हैं। ऑर्डर पेयर बी को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से। तो मॉडुलस ऑफ z जो होता है इसे शॉर्ट में मॉड z भी पढ़ते हैं। मॉडुलस ऑफ z इसे ऐसे लिखते हैं और इसे डिफाइन करते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट अगर लैंग्वेज में इसे कहें हम तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, ये दोनों पे एडिशन का पॉजिटिव स्क्वायर रूट। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सीधा सीधा एग्जांपल लेते हैं, 3 प्लस 4i का मॉड क्या होगा, तो समझ सकते हैं अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि 25 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो जाएगा, जो कि फाइनली 5 हो जाएगा। सही है। 3 माइनस 4i का मॉड क्या होगा, तो इसे भी हम समझ सकते हैं 3 प्लस a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू क्या है -4, तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर समझ सकते हैं। ये भी तो 16 प्लस 9 25 ही आएगा लाइक दिस, और इसका वैल्यू भी क्या है 5 है ना। अगर ज्योमेट्रिकली इस चीज को हम समझने का प्रयास करें कि ज्योमेट्रिकली मॉडुलस क्या होगा, ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है, यानी ए प्लस आई बी का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसे हम कैसे प्लॉट करते हैं, एक पॉइंट के फॉर्म में। ये ए प्लस आई बी के हैं या ऑर्डर्ड पेयर ए बी के हैं, एक ही बात है। अब सोचिए कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे हम समझ सकते हैं कि अगर इस ओरिजिन से इस P को ज्वाइन करें, जो पॉइंट हमारा P है, तो ज्योमेट्रिकली ये डिस्टेंस ओरिजिन से यहां तक A होगा, और इससे अगर M कह लें तो P से M का जो लेंथ है ये B होगा। डायरेक्ट आप सोच सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं नीचे क्लास में 10 क्लास या 9 में ही आपको थोड़ा बहुत पढ़ना था, तो ओरिजिन से इस P का डिस्टेंस क्या होगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ज्योमेट्रिकली इस डायग्राम में कह सकते हैं कि OP विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ z, यानी जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमें निकालना है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में प्लॉट करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करेंगे, वेयर एवर जहां भी वो पॉइंट होगा, ओरिजिन से उसे हम क्या करेंगे, सीधा स्ट्रेट ज्वाइन करेंगे, और ओरिजिन से वो जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का, दैट विल गिव मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है। जैसे आप थोड़ा ध्यान से बातों को समझें कि इधर हमने कुछ एग्जांपल लिया, जैसे दो हमने एग्जांपल लिया है, ये दोनों का मॉडुलस 5 आ रहा है। अगर हम थोड़ा और सोचें कि क्या और भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है जिसका मॉडुलस 5 आएगा, ये दो का तो हुआ ही, तो समझ सकते हैं अभी ये प्लस है, 3 4 को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, 3 4 ही छोड़ देते हैं, तो 3 माइनस 4i का भी 5 होगा। अगर -3 प्लस 4i करेंगे तो क्या लगता है आपको, इसका मॉडुलस ही 5 होगा ना, 9 प्लस 16 यही है ना। अगर हम दोनों को माइनस कर दें, इसका मॉडुलस भी 5 ही आएगा। इसके अलावा अगर हम 4 प्लस 3i करें
देख रहे हैं, रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट कर दिए, इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट कर दिए। ये भी 16 + 9 यही आएगा, और जब इसका यही आएगा, जैसे इसके लिए 4 हमने लिखा है, तो फिर ये प्लस ये माइनस, फिर ये माइनस ये प्लस, दोनों माइनस है ना, तो फिर 4 आएगा। इसके अलावा जो 5 है रियल नंबर, वो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसका मॉड भी 5 आएगा, -5 का भी 5 आएगा, 5i का भी 5 आएगा, -5i का भी 5 आएगा, ये सारे का मॉडुलस 5 आएगा। हम ये इसलिए आपको समझा रहे हैं कि ज्योमेट्रिकली अगर हम ये समझने का प्रयास करें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 5 है, तो वो कितना कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो सकता है जिसका मॉडुलस 5 होगा, हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सोच सकते हैं कि अगर ऐसे सोचेंगे तो 3 4 एक पैटर्न मिला, तो यहां से हमने ऐसे कर लिया, 5 मिला तो 5 रहने दिए, -5 कर लिए, i लगा दिए, i लगा के फिर माइनस लगा दिए, -5i, ये सारे का मॉडुलस 5 समझ में आ रहा है। बट इनफैक्ट आप ये समझिए कि ज्योमेट्रिकली अगर इस चीज को समझते हैं, तो ज्योमेट्रिकली इसे हम ऐसे समझ सकते हैं आराम से कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर 5 है, इट मीन्स कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लेन में प्लॉट करेंगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो 5 होना चाहिए, यानी वो पॉइंट ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंट होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, अगर मॉडुलस 5 है तो। अब आप समझ सकते हैं कि सर्कल भी नीचे क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। मान लीजिए कभी एक सर्कल बनाए जिसका सेंटर हम ओरिजिन रखे हैं, ये सेंटर है सर्कल का ओरिजिन, रेडियस इसका 5 है, इस सर्कल का रेडियस 5 है, सेंटर ओरिजिन आप देख रहे हैं। अब सोचिए कि इस सर्कल पर जितना भी पॉइंट हम लेंगे, बिकॉज रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 5, देयरफॉर एवरी पॉइंट लाइंग ऑन दिस सर्कल, लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल will have distance 5 unit from the origin. Therefore, all the point lying on the circle are points representing complex numbers having modulus 5. यानी इस सर्कल पर जितना भी पॉइंट है वो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 5 होगा। इट मीन्स कि अगर हम इधर से देख रहे हैं तो 3 + 4i, 4 + 3i, ये सब बातें सुझ रहा है हमें, बट इनफैक्ट ऐसा कितना पॉइंट होगा तो आपको समझ में आ रहा है, इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स होगा। अब ये सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कितना पॉइंट्स होगा, ये काउंटेबल है क्या, इसे काउंट कर सकते क्या? सर्कल को तो छोड़िए, अगर हम थोड़ा सा भी पार्ट इसका एक आर्क काट लेते हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में भी कितना पॉइंट्स है वो हमें नहीं पता, इनफिनिटी में नहीं है, और हर एक पॉइंट प्लेन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स अगर ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कितना कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका मॉडुलस 5 होगा, तो जवाब इनफिनिटी में नहीं होगा। और नॉट ओनली 5, अगर हम कहते हैं 2 होगा, √2 होगा, ये सारा इनफिनिटी में नहीं होगा। अगर 2 रेडियस का हम सर्कल खींचेंगे तो इस सर्कल पर जितना भी पॉइंट लाई करेगा वो सारे का मॉडुलस 2 होगा। √2 रेडियस का एक सर्कल खींचेंगे, जितना भी इस पर पॉइंट आएगा उसका मॉडुलस √2 होगा। हाँ, अगर 0 रेडियस का सर्कल खींचेंगे तो वैसा कितना कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसका मॉडुलस 0 होगा, तो वैसा मात्र एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो ओरिजिन के द्वारा डिनोट किया जाएगा। बिकॉज 0 मॉड कब आएगा, जब a भी 0 होगा, b भी 0 होगा, अदरवाइज a² + b² 0 आ ही नहीं सकता है। तो सेपरेटली a भी 0, b भी 0, यानी वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट भी 0 हो, इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो, वैसा तो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना। अब जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस -2 होगा, ऐसा कितना कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये तो स्टूपिड क्वेश्चन हो गया। हम समझ रहे हैं कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ये, तो ये मिनिमम 0 होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन तो मतलब रहेगा नहीं। फिर भी अगर कहें कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर कितना होगा जिसका मॉडुलस -2 होगा, तो जवाब 0 होगा। मतलब नो कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग मॉडुलस 0 विल एग्जिस्ट, 0 मॉडुलस रखने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए अभी हम फिर अभी आगे प्रॉपर्टी देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ मॉडुलस और आर्गुमेंट का बेसिक आइडिया हम समझ रहे हैं। ये मॉडुलस को अभी हम यहीं छोड़ते हैं, इसको ध्यान से आप देखेंगे, मैथमेटिकली ऐसे, ज्योमेट्रिकली वैसे, और दिमाग में इमेज आना चाहिए कि मॉडुलस का मतलब तुरंत पॉइंट एक आए दिमाग में, ओरिजिन से उसको मिलाएं, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस होगा स्ट्रेट डिस्टेंस, सीधा डिस्टेंस, वह डिस्टेंस उसका मॉडुलस कहलाएगा। इसके बाद समझते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट या इसे एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है ना। तो अब इसको समझते हैं, आर्गुमेंट ऑब्लिक कर देते हैं सो दैट कि आप समझें दोनों एक ही चीज हुआ, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए, यहां पर थोड़ा ए नॉन जीरो भी कर देते हैं शुरू में ही, ऑफ ए नॉन जीरो
कॉम्प्लेक्स नंबर। बाद में समझेंगे जीरो क्यों उसमें बाहर किए हैं। इट मीन्स कि एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट किसका डिफाइन होगा, तो जो जीरो को छोड़कर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी जीरो भी एक रियल नंबर है ना, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो जीरो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसमें जो बेसिक फंडा है, क्या होता है आर्ग्यूमेंट, कैसे होता है, क्या होता है। तो इसमें हम ऐसे कहते हैं, लेट जेड इक्वल्स ए प्लस आई बी। तो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, जिसको डिनोट करते हैं ब्रैकेट में हम लिख देते हैं शॉर्ट में अर्ग जेड या एम्प जेड से लिखते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। आर्ग्यूमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ जेड डिफाइन क्या करते हैं, तो इज एन एंगल, ये एक एंगल होता है। मॉडुलस जैसे समझा हमने, डिस्टेंस होता है पॉइंट का ओरिजिन से, वैसे ही एक एंगल होता है। ये एंगल क्या होता है, एंगल का नाम भी करते हैं थीटा। एंगल थीटा को इसका हम एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट कहेंगे। थीटा satisfying two trigonometric equations cos theta equals a by under root a square plus b square and sin theta equals b by under root a square plus b square simultaneously। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी का आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड एक एंगल थीटा होता है। उस एंगल को अगर हम थीटा कर लें, तो थीटा क्या करना, सेटिस्फाई करे दो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को, जिसमें आप देख रहे हैं ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ। किसी एक को सेटिस्फाई करेगा तो आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, तभी हम कहेंगे ये आर्ग्यूमेंट है उसका, है ना। समझ सकते हैं। जैसे भी हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन लें, मान लीजिए सीधा सीधा क्वेश्चन लेते हैं 1 प्लस रूट 3i। सोच सकते हैं इसका आर्ग्यूमेंट अगर थीटा कह लें तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, cos थीटा इक्वल्स, देख रहे हैं, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 4, 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2। रियल पार्ट इसका ए 1 है, तो cos थीटा इक्वल्स हाफ, और साइन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, तो b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो 2 आ चुका है, रूट 3/2। अब हमें ऐसा थीटा ढूंढना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, ये दोनों संतुष्ट हो उससे। समझ सकते हैं, cos थीटा हाफ साइन थीटा रूट 3/2, ये तो क्लियर है। यहीं से जो ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में आपने देखा था, ये cos x प्लस b sin x है, तो उसमें a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम साइन थीटा मानते हैं तो b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। वो हमने आपको डिटेल में समझाया था कि ऐसा कोई भी दो एक्सप्रेशन, कोई भी दो चीज जो दोनों को स्क्वायर करने पर जोड़े और वो 1 आ जाए, तो उसमें से किसी एक को हम साइन थीटा कहेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ऐसा कोई भी दो रियल नंबर, सो दैट कि दोनों का स्क्वायर करके जोड़ें और वो 1 दे, तो विदाउट लॉस ऑफ रिलेटिव वी कैन क्लेम आइदर ऑफ दीज टू लाइक साइन थीटा एंड रिमेनिंग वन लाइक cos थीटा। यानी एक साइन थीटा होगा तो एक cos थीटा हो ही जाएगा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 को हमने मेंटेन किया है, ऐसे ही नहीं कह दिया है कि ये साइन थीटा ये cos थीटा ये साइन थीटा, ऐसे ही नहीं कह दिया है। आप देख सकते हैं दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे बनाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक ऐसा थीटा तो श्योर मिलेगा जिसका कि cos ले या साइन ले तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें हाफ और रूट 3/2 मिलेगा। बात रह गया क्वाड्रेंट का, तो देख सकते हैं cos थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा भी पॉजिटिव है, तो ये कहां जाएगा, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और cos थीटा हाफ का होता है 60 डिग्री पर होता है। अब cos 60 पर हाफ होता है तो sin 60 पर रूट 3/2 होता है या नहीं होता, चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये चेक्ड है।
ये अगर देगा हाफ तो ये तो √3/2 देगा ही, सही है ना। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, अगर हम ये एंगल की बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे, π/3 60 डिग्री। यही अगर -1 प्लस √3i होता है तो समझ सकते हैं इस बार हमारा इक्वेशन क्या बनता है, cos थीटा में माइनस लग जाता है और ये क्या रहता है, ये यही रहता है। यानी इस बार cos थीटा इक्वल्स -1/2 होता है और sin थीटा इक्वल्स क्या होता है, √3/2 होता है। कारण कि अंडर रूट a² प्लस b² तो फिर वही 2 आता है ना। अब ये दोनों को सेटिस्फाई करने वाला समझ सकते हैं, एंगल तो π/3 ही होगा, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है नहीं, cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव। हम समझ सकते हैं cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव ये किस क्वाड्रेंट में होता है, एंगल तो वहां होगा ना। तो cos नेगेटिव sin पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज से समझते ही हैं कि इधर से अगर ये x एक्सिस से π/3 इंक्लाइंड है तो सेकेंड में भी क्या रहेगा, x एक्सिस से π/3 ही इंक्लाइंड रहेगा। यानी जस्ट इसका रिफ्लेक्शन y एक्सिस में लेंगे ये, तो ये इतना बड़ा एंगल कहलाएगा। देयरफॉर इस एंगल को कह सकते हैं पूरे पाई में माइनस करेंगे π/3 को, यानी इस केस में ये कहां होगा, तो इधर होगा। सो दैट कि यहां से यहां तक ये π/3 है और ये एंगल क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस π/3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसे 2π/3 कह सकते हैं हम, सही है। फिर अगर हम बात करें -1 माइनस √3i, समझ सकते हैं इस बार इसका अगर दो इक्वेशन लिखेंगे तो यहां माइनस है, ये भी क्या होगा, माइनस होगा, सही है ना। इसकी बात कर रहे हैं हम, इसके लिए दोनों इक्वेशन लिखेंगे, दोनों माइनस हो जाएगा। तो फिर इस बार थीटा का मान तो π/3 आ ही चुका है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन जब ये cos नेगेटिव sin पॉजिटिव की बात हुआ तो सेकंड में गया। इस बार cos भी नेगेटिव और sin भी क्या नेगेटिव, cos sin दोनों नेगेटिव कहां होता है, थर्ड में। तो इस बार इसका एम्पलीट्यूड कहां जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। जिस तरह से इससे π/3 से इंक्लाइंड था वैसे इधर भी क्या रहेगा, ये π/3 से ही इंक्लाइंड रहेगा। तो इस बार इसका आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ये होगा। इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप पाई प्लस π/3 कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर इसको मेजर करेंगे तो ये पाई प्लस π/3, ऐसे प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे तो ये इधर से मेजर किया जाएगा। उसको देखते हैं अभी प्रिंसिपल वैल्यू को, पहले समझ लेते हैं 0 से 360 डिग्री के बीच में, यानी 0 से 2π के बीच में, ठीक है। और फिर अगर हम एक क्या बच गया, 1 माइनस √3i, यही ना बच गया, दोनों प्लस, इसमें रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट प्लस, दोनों माइनस, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट माइनस। इस बार जो इक्वेशन बनेगा आप समझ रहे हैं, cos तो हमारा वही हाफ आएगा और sin थीटा माइनस √3/2 होगा, ये हाफ रहेगा और ये माइनस √3/2 रहेगा। इट मींस cos पॉजिटिव sin नेगेटिव, cos पॉजिटिव sin नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में होता है। तो इस बार इसका आर्ग्यूमेंट कहां होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये तो पता ही है कि x से कितना इंक्लाइंड रहेगा, तो π/3 इंक्लाइंड रहेगा, यानी ये π/3 इंक्लाइंड है। अगर हम 0 से 2π के बीच की बात करें तो इस एंगल को हम कह सकते हैं 2π माइनस π/3, यानी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 6 - 1 5π/3 हो गया, मतलब डिग्री में 300 डिग्री हो गया। ये कहता है कि ये आर्ग्यूमेंट अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है तो बेसिक फंडा हमारा ये है, cos थीटा इक्वल्स रियल पार्ट डिवाइडेड बाई पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। आप समझ सकते हैं कि रियल पार्ट में मॉड z भी कर सकते हैं, इसको मॉड z से डिवाइड कर रहे हैं, और इसमें इमेजिनरी पार्ट में मॉड z से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट का जनरल बात ये हुआ। बट अब इसमें देखिए समझना क्या है थोड़ा और, कि इस तरह से दो इक्वेशन फ्रेम करना और आर्ग्यूमेंट को निकालना ये थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ जा रहा है इसमें। तो आर्ग्यूमेंट को शॉर्टकट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ये देखेंगे। पहले आपको समझाते हैं, फिर मैं इस चीज को लिखता हूं क्या इसका रूल होगा। जैसे अभी आपने क्या देखा, ये चारों क्वेश्चन में हमने cos थीटा sin थीटा निकाला, तो घुरा फिरा कर हाफ आया, √3/2 आया, कहीं माइनस हाफ आया, √3/2 आया, कहीं दोनों में माइनस माइनस आया, माइनस हाफ माइनस √3/2, और कहीं हाफ और माइनस √3/2 आया। ये सारे सिचुएशन के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले π/3 आ रहा है ना, क्योंकि π/3 वह एंगल है जिस पर कि साइन और कॉस का वैल्यू ये मेंटेन कर रहा है। अब बाकी प्लस माइनस रह गया, उसको तो बाद में देख लेंगे। जैसे आप देखिए, जब कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव है उस केस में आप समझ सकते हैं बात को,
कि अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है, या यहां देखिए पहले, तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, समझ सकते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट होगा, सही है। ये पॉइंट कहां होगा? इस पर 1 जाएंगे और इस पर √3 जाएंगे, 1 √3 जहां भी होगा, मान लीजिए यहां होता है, सही है। क्यों? क्योंकि इसका मॉडुलस 2 होना चाहिए, √a² + b² तो 2 आएगा ही, तब ना ये नीचे 2 से डिवाइड हुआ है। तो यहां से 2 यूनिट का एक सर्कल खींचेंगे तो ये सर्कल पर तो ये लाई करेगा ही पॉइंट, और साथ ही इससे कितना इंक्लाइंड रहेगा? तो π/3 इंक्लाइंड रहेगा। क्यों? ये हमें बता रहा है थीटा का वैल्यू वही पॉसिबल है। तो पहली बात तो क्या आप ज्योमेट्रिकली इसको समझिए। तो ज्योमेट्रिकली में हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि अभी हमने क्या समझाया है, ये PAB है, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हो गया, या इसको A + IB फॉर्म में +IB कहेंगे। अब मान लीजिए कि यहां से अगर हम इसको मिला दें, ये P है, ये चीज पहले से समझते हैं, ये A होगा, ये B होगा, और ये जो मॉडुलस था ये A² + B² होगा। समझ सकते हैं कि हमारा जो थीटा आर्गुमेंट है वो एग्जैक्टली यही एंगल हो जाएगा। क्यों ये एंगल होगा? तो समझ सकते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस A/√A² + B², और साइन थीटा क्या होगा? तो परपेंडिकुलर B बाई हाइपोटेनस √A² + B²। आप समझेंगे कि हमने इस एंगल को अगर थीटा कह लिया तो ये थीटा ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा, एक साथ इसको भी करेगा सेटिस्फाई, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। इट मींस कि यही थीटा हमारा आर्गुमेंट है ना। यानी ज्योमेट्रिकली आर्ग्यूमेंट क्या हुआ? तो इस फिगर से इस चीज को समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जहां भी प्लेन में है वहां प्लॉट करेंगे और सीधा ऑरिजिन से उसको ज्वाइन करेंगे, और यह जो ज्वाइन है OP, यह पॉजिटिव x के साथ जो एंगल बनाएगा वह एंगल कहलाएगा इसका आर्ग्यूमेंट। जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर से ऐसे घूम के इधर से ही मेजर कर सकते हैं। ये एंगल क्या हो जाएगा? इधर से आप आइएगा तो उल्टा चल रहे हैं ना, -2π आइए और फिर वापस प्लस डायरेक्शन में π/3 जाइए, तो ये एंगल -2π और +π/3 कहलाएगा, है ना। तो ज्योमेट्रिकल स्टेटस क्या हुआ आर्गुमेंट का? ये क्लियर है। उस पॉइंट को ऑरिजिन से मिलाएंगे और वह जो इंक्लाइंड होगा पॉजिटिव x के साथ, वही एंगल इसका आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था कि आर्ग्यूमेंट अगर निकालना है ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमने जो 4 काम किया, अलग अलग देखा कौन क्वाड्रेंट क्या क्या है। तो अब आप यूं समझें कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट हमें निकालना है, वो सारा कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या पा रहे हैं? ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका आर्ग्यूमेंट भी क्या होगा? एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में था कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्ग्यूमेंट भी क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अभी हमने देखा जहां पॉइंट रहेगा उसी को मिलाते हैं, वही आर्ग्यूमेंट होता है, तो उस क्वाड्रेंट में पड़ेगा ही। तो होता क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना आसान है, दिमाग आराम से काम करता है, सीधे π/3 आ गया। और बाकी क्वाड्रेंट में डिफिकल्ट है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्चुअली वो कौन सा एंगल होगा जिस पर कि ये वैल्यू आएगा। अब ये वैल्यू प्लस है माइनस है, उसके अकॉर्डिंगली तो हम उसको क्वाड्रेंट में पहुंचा देंगे ना जिस क्वाड्रेंट में है वो। और जो पॉइंट गिवन है उसका हमें तो ये पता है ही कि जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। जैसे आर्गुमेंट को छोड़िए, डायरेक्ट सोचिए ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट प्लेन है उसमें हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पुट करेंगे, किस क्वाड्रेंट में होगा? रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव, फर्स्ट में आएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में होगा? रियल पार्ट निगेटिव, ये पॉजिटिव, सेकेंड में होगा। ये दोनों निगेटिव है, थर्ड में होगा। ये रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट निगेटिव, रियल पॉजिटिव मतलब क्या हो गया? ऐसे, इमेजिनरी निगेटिव मतलब ऐसे। तो इसके अलोंग ये क्वाड्रेंट एसोसिएट करें, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस बात को समझते हुए देखिए करते क्या है कि हम लोग आर्गुमेंट निकालने के लिए tan थीटा निकाल लेते हैं पहले। cos थीटा इक्वल्स A/√A² + B² और sin थीटा इक्वल्स B/√A² + B²। To find argument of Z, we find अल्फा, समझेंगे इस चीज को, पहले लिख दे रहे हैं। अल्फा सेटिस्फाइंग, यही काम अभी हमने चारों में किया था, उसी को जस्ट हम
लैंग्वेज में लिख रहे हैं जनरलाइज्ड वे में, वी फाइंड अल्फा सेटिस्फाइंग tan अल्फा इक्वल्स मॉड b बाई ए। आप यूं समझें कि cos थीटा इक्वल्स a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, और साइन थीटा b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। हम कह रहे हैं कि जो भी हो, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा नहीं होगा, एंगल उसको छोड़िए, एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा। हम ये कह रहे हैं कि tan अल्फा इक्वल्स मॉड b बाई ए निकालना है। इट मींस इसमें इससे डिवाइड कीजिएगा तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल होगा, tan आएगा इधर साइन बाई कॉस, इधर आएगा b बाई ए, इसका वैल्यू निकाले। और b ए प्लस है माइनस, इससे हमारा मतलब नहीं है, कुछ भी साइन रहे, पहले तो हमारा दिमाग फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आइडेंटिफाई करेगा ना, और उसको कॉरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेंट में भेज देगा स्थिति देखते हुए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। तो ये सेटिस्फाई करने वाला अल्फा निकालते हैं, जहां अल्फा का जो वैल्यू है वह 0 से पाई बाई 2 के बीच लाई करेगा। मतलब स्ट्रिक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये अल्फा लाई करे, वैसा एंगल निकालते हैं। सही है। नाउ अब समझ सकते हैं, नाउ आर्गुमेंट ऑफ जेड विल बी, इसको हम एक फिगर बनाकर क्वाड्रेंट वाइज लिख देते हैं, यानी अकॉर्डिंगली जो क्वाड्रेंट चेंज करेगा, जैसे चैप्टर वाइज क्लास वाइज लिखते हैं वैसे हम क्वाड्रेंट वाइज का यूज कर रहे हैं। आई थिंक ये वर्ड होता भी कि नहीं होता, बट क्यों नहीं होगा, वाइज किसी में लगा देंगे तो चैप्टर वाइज क्लास वाइज ये होना ही चाहिए। तो नाउ आर्गुमेंट ऑफ जेड विल बी क्वाड्रेंट वाइज। कैसे होगा, तो अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो आर्गुमेंट थीटा होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा विल बी क्वाड्रेंट वाइज थीटा इक्वल्स अल्फा हो जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तभी आप देखे थे पाई माइनस पाई बाई 3 कर दिए थे, तो यहां सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस अल्फा, और थर्ड में अगर होगा तो ये पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। देख रहे थे इतना पाई बाई 3 आया था, तो पाई में इतना ऐड कर दिए। और अगर फोर्थ में होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स 2 पाई माइनस अल्फा, यानी पूरा 2 पाई से अल्फा कम। सही है। ये हम कौन सा इंटरवल ले रहे हैं, तो इन इंटरवल 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई वाले इंटरवल में हम बात कर रहे हैं। देख सकते हैं हम ओपन रखे इंटरवल इसलिए कि 0 जिसका आर्गुमेंट होगा तो क्लियर है कि जो रियल पॉजिटिव रियल एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट लाई करेगा, उस पॉइंट को आप ऑरिजिन से मिलाएंगे और पॉजिटिव एक्स के साथ कितना इंक्लाइंड है देखेंगे, 0 इंक्लाइंड होगा। जो निगेटिव रियल है उसका आर्गुमेंट क्या होगा, पाई होगा। चूंकि निगेटिव रियल यहां पर है, इसको ऐसे करेंगे तो पाई होगा। बाकी जो रह गया पॉइंट की जो क्वाड्रेंट पर नहीं है उसके आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं जो यहां पर है इसको आप क्या कहेंगे, प्योरली इमेजिनरी नंबर हैविंग इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। चलिए उसकी बात बाद में करते हैं, ये क्लियर है ना। ये आर्गुमेंट निकालने का तरीका होगा। और इस तरह से अगर बात करते हैं हम, तो अभी जो हमने 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था, क्या क्या लिखा था, 1 प्लस रूट 3i माइनस 1 प्लस रूट 3i माइनस 1 माइनस रूट 3i, और एक क्या रह गया 1 माइनस रूट 3i। ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन होता तो पहले हम क्या निकालते, tan अल्फा इक्वल्स मॉड b बाई ए, और मॉड b बाई ए का मतलब क्या हो जाता है, रूट 3 बाई 1। भले यहां प्लस माइनस यहां प्लस माइनस कुछ भी रहता, अल्टीमेटली ये क्या आता है, रूट 3 आता है। और tan अल्फा रूट 3 होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई बाई 2 के बीच में कौन सा एंगल हमें ये आएगा, तो दिस इंप्लाई अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3। चूंकि अल्फा को हमने 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करने की बात किया है, कारण कि अल्फा पाई बाई 3 ही नहीं बहुत सारा बात हो सकता है, लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, है ना। छोटा सा छोटा जो एंगल आएगा जिस पर ये वैल्यू देगा। और जब ये हो गया तो अब हम समझ सकते हैं कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही पाई बाई 3 रह जाएगा। इसका आर्गुमेंट क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। दिमाग में इमेज बनना चाहिए, पाई बाई 3 ये हुआ, ये पाई माइनस पाई बाई 3 हुआ, ये पाई प्लस पाई बाई 3 हुआ, ये 2 पाई माइनस पाई बाई 3 हुआ। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये पाई प्लस पाई बाई 3 हुआ, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है
तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 हुआ। यही बात को यहां पर हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने का फाइनल वे ये हो गया। बट इसे अगर हम फर्स्ट रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में निकालेंगे तब, यानी 0 से 2 पाई तक। अब होता क्या है कि जनरली हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, है ना। तो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए होता क्या है कि एंगल को जब हम मेजर करते हैं तो वो एंगल 4 क्वाड्रेंट में से किसी क्वाड्रेंट में हो सकता है वो। और जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको बताया था एंगल के सेक्शन में कि कोई भी एक एंगल है उसे उसी एंगल के इक्विवेलेंट डिफरेंट एंगल्स में कर सकते हैं। जैसे 30 डिग्री है तो 360 प्लस 30 भी वही होगा, माइनस 360 प्लस 30 भी वही होगा। मतलब इस 30 डिग्री में 360 डिग्री के साथ कोई भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, ऐड करें, तो उसी एंगल के इक्विवेलेंट आएगा। जो 30 पर वैल्यू होगा साइन का, कॉस का, टेन का, किसी का भी, तो जो बदला हुआ रूप हमारा है 30 प्लस सम इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, उस पर भी साइन कॉस टेन सारे का वैल्यू वही आएगा। देयरफॉर अगर कोई एक हम कंप्लीट रोटेशन लें, ये ट्रिग्नोमेट्री में जब एंगल की बात करते हैं उसमें हमने आपको समझाया था, कोई भी एक जो इंटरवल हमारा है वह एक अगर कंप्लीट रोटेशन पूरा करता है, यानी 0 से 360 डिग्री के बीच हो, या 360 डिग्री से 720 डिग्री के बीच हो, या 10 डिग्री से 370 डिग्री के बीच का हो, या माइनस 10 डिग्री से प्लस 350 डिग्री के बीच का हो, ये जो भी दो लिमिट हम कह रहे हैं, ये दोनों का डिफरेंस आप 360 डिग्री पा रहे हैं, तो कोई भी एक एंगल को एक कंप्लीट रोटेशन में कह सकते हैं। भले वो एंगल कुछ भी हो, लेकिन हमें इस रोटेशन में उसके इक्विवेलेंट एंगल क्या होगा ये निकालना है, तो हम उसे उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सो दैट कि वो एक कंप्लीट रोटेशन वाले इंटरवल में आ जाए। लेकिन अगर वो कंप्लीट रोटेशन नहीं पूरा करता है तब तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर कंप्लीट रोटेशन पूरा नहीं कर रहा है, इट मींस कुछ रीजन का ऐसा एंगल है जो हम नहीं कह पाएंगे। ये सब ट्रिग्नोमेट्री में बात की, थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं आपको हम। तो यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसमें कहते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है, अगर यह बिलोंग करे माइनस पाई से पाई के बीच, जहां पर माइनस पाई पर इक्वालिटी नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है, और पाई पर इक्वालिटी है, तो इस केस में जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। इसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट या प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोल देते हैं शॉर्ट में, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। समझ सकते हैं माइनस पाई से पाई का मतलब क्या हुआ है, ये कितना बड़ा इंटरवल पूरा कर रहा है। तो माइनस पाई कहां लेंगे आप, क्लॉक वाइज रोटेशन में इधर चलेंगे, ये माइनस पाई बाई 2 आएगा, फिर माइनस पाई आएगा। एंगल सेक्शन में सब बात समझ चुके हैं हम लोग डिटेल में, तो अभी मैं समझा रहा हूं। यहां से माइनस पाई आया, यहां से हमें जर्नी शुरू करना है, जिसमें माइनस पाई को छोड़ना है, माइनस पाई इंटरवल में शामिल नहीं है। अब माइनस पाई से टूवर्ड्स पाई चलना है, तो माइनस पाई तो हमने यहां से ऐसे क्लॉकवाइज चल के आ गया। अब जर्नी यहां से हमें स्टार्ट करना है। लोअर हमारा इंटरवल का जो एंगल का इंटरवल का एंगल है वो माइनस पाई है। यहां से पाई की तरफ चलना है, मतलब क्या, माइनस पाई से अधिक के डायरेक्शन में चलना है। तो यहां से हम कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। रास्ते में ये माइनस पाई बाई 2 मिलेगा, जो जाते समय हमने इसको क्रॉस करते हुए माइनस पाई डेस्टिनी तक पहुंचा था। माइनस पाई बाई 2 मिलेगा, 0 मिलेगा, लेकिन अभी हमको बढ़ते जाना है, पाई तक बढ़ना है। तो माइनस पाई बाई 2, 0, पाई बाई 2, पाई, पाई से आगे नहीं जाना है। तो यहां से गोल गोल ऐसे चलेंगे, तो ये माइनस पाई से हमने जर्नी शुरू किया और पाई तक आया, जिसमें पाई हमारे इंटरवल में क्या है, शामिल है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो इंटरवल है माइनस पाई से पाई तक, ये एक कंप्लीट रोटेशन पूरा कर रहा है ना। और जब ये कंप्लीट रोटेशन पूरा कर रहा है तो हम किसी भी एंगल को, चाहे वो किसी भी मैग्नीट्यूड का एंगल हो, उसे हम इन दोनों के बीच में तो लाई करा ही सकते हैं, है ना। जैसे अभी हम कह रहे हैं, ध्यान देंगे 185 डिग्री, जाहिर है 185 डिग्री मतलब 180 डिग्री से क्रॉस हमने कर लिया। ये पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री से आगे नहीं जाना है, हमने 185 डिग्री कहा। तो अगर डिग्री की बात करें 185 डिग्री कहा, तो हमें इस इंटरवल में इसको रखना है। तो 185 ये क्या कहता है, यहां से आगे नहीं बढ़ना है,
यहां से आगे हमने 5 डिग्री आगे बढ़ गया तो 185 डिग्री से नहीं कहेंगे। तो इसे कैसे करना होगा, तो इधर से मेजर करेंगे। इधर से ये क्या होगा, तो यहां से यहां तक आते तो -180 होता है, बट इससे 5 इधर ही रहना है, तो इसे हम -180 डिग्री प्लस क्या कहेंगे 5 डिग्री, यानी -180 यहां तक आ गए। ये क्लॉकवाइज में था, देयरफॉर -180, और फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज में कितना चलेंगे 5 चलेंगे, चूंकि 185 डिग्री कर रहे हैं तो ये 5 डिग्री ही रहा होगा ना। कहने का मतलब कि ये ज्यादा साइंटिफिक है। आप समझ सकते हैं कि एंगल को जब हमने ऐसा कन्वेंशन डेवलप किया है कि एंटी क्लॉकवाइज में उसे मेजर करेंगे तो वो प्लस आएगा, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो माइनस आएगा। सोचिए कि माइनस एंगल में लगाते हैं, इसका फायदा हम क्या उठा सकते हैं। तो एक फायदा हमें आर्ग्यूमेंट में है, कोई भी एंगल हो, प्लस हो या माइनस हो, मैग्नीट्यूड उसका जितना कम रहेगा, जितना छोटा रहेगा मैग्नीट्यूड, उसे समझना उतना आसान रहेगा। जैसे -35 डिग्री कहते हैं, दिमाग में तुरंत एक इमेज बनता है कि -35 कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ से 35 इंक्लाइंड होगा क्लॉकवाइज रोटेशन में। बट अगर -899 डिग्री कहेंगे तो थोड़ा समझना पड़ेगा, समझ तो लेंगे इसे भी, बट इमीडिएट दिमाग में नहीं आता, कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हमारा प्रयास होता है कि एंगल को न्यूमेरिकली स्मॉल रखें, जितना छोटा हो सकता है। तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब हुआ कि एंगल का जो मैग्नीट्यूड है उसे हम मिनिमम करके रखने का प्रयास करें, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाएगा, जितना छोटा रख सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं, इसी बात को समझते हुए जो पहले हमने अप्रोच अपनाया था उसमें कहा था कि अगर फर्स्ट रोटेशन की बात करें तो 0 से 2 पाई तक की बात करें। 0 से 2 पाई में आप समझिए कि यहां से जब पाई आता है तो पाई से जो हम एक्सीड कर रहे हैं ये तो फिर हमारा क्या हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया। अगर पॉइंट फर्स्ट या सेकंड में है तो इसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना ये हमें साइंटिफिक लगता है, लेकिन जैसे ही इसे इधर बढ़ जाता है तो हम यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे तब ना ये न्यूमेरिकली छोटा देगा, मैग्नीट्यूड वाइज छोटा होगा। इधर से ज्यादा एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और इधर से कम एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो जो हमने इसे पाई प्लस कहा था, ये पाई प्लस न्यूमेरिकली बड़ा होगा, इसको हम इधर से मेजर कर लेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है समझ सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में यहां से इतना घूम के आना पड़ेगा, जबकि क्लॉकवाइज करेंगे तो इमीडिएट ही हमें एंगल मिल जाएगा। तो बदली हुई परिस्थिति में प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सारा काम इसका वैसे ही करेंगे। और नाउ आर्गुमेंट ऑफ जेड विल बी क्वाड्रेंट वाइज क्या होगा, तो समझ सकते हैं फर्स्ट सेकंड में कोई चेंज नहीं होगा, थीटा इक्वल्स अल्फा ही होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में तो वहां भी हम 0 से 2 पाई तक ऐसे ही गए थे, यहां भी ऐसे ही जाएंगे। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्क पड़ेगा। थर्ड और फोर्थ में क्या फर्क होगा, तो आप समझ सकते हैं, इसको हम पाई प्लस अल्फा कहे थे, बट इधर से ये आएगा तो माइनस पाई से अल्फा ज्यादा है, यानी इसमें रहेगा तो थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस अल्फा। इसमें रहेगा तो जैसे इधर अल्फा था उतना ही इंक्लाइंड है, ये इधर क्या हो जाएगा, ये अल्फा तो ये माइनस अल्फा। इस क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेकेंड में अगर ये था तो ऐसे ये एंगल होता है, थर्ड में आएगा तो इंक्लाइंड तो इतना ही रहेगा, जैसे इधर मेजर किए थे वैसे ही इधर मेजर होगा, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा क्लॉकवाइज। तो इधर से अगर ये पाई माइनस अल्फा है तो इधर से मेजर करेंगे तो पाई माइनस अल्फा में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पाई माइनस अल्फा का माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई प्लस अल्फा, साइन दोनों का चेंज कर जाएगा। तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आर्गुमेंट की चर्चा नहीं है कि एक ऐसा आर्गुमेंट है, तो हम इसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही समझेंगे। जैसे अभी बात कर रहे थे 1 प्लस √3i का, इसका अगर जनरल बात करें आर्गुमेंट का जनरल वैल्यू क्या होगा, जनरल वैल्यू के लिए आप समझ सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई क्या 6 नहीं 3 आया था ना, √3 पाई बाई 3। आप समझ सकते हैं कि जनरल इसका क्या होगा, तो जनरल इसका 2n पाई प्लस पाई बाई 3 होगा। ये हो गया जनरल इसका आर्गुमेंट। इसमें n का कुछ भी मान कीजिए, मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इसमें जोड़ें घटाएं मतलब कुछ भी करें, यानी n का मान इंटीग्रल वैल्यू रखिए प्लस माइनस कुछ भी, ये ऑलवेज क्या देगा हमें, तो ये यही एंगल के आसपास आके पहुंचेगा। ट्रिग्नोमेट्री से आप समझ रहे हैं। तो ये मॉडुलस आर्गुमेंट का जस्ट बेसिक हुआ है ना, कुछ और है उसके बाद प्रॉब्लम लगातार देखेंगे सबका अभी, लेकिन 1-2 क्लास भी और चलेगा तो स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे मॉडुलस आर्गुमेंट का। आज यहीं छोड़ते हैं। ओके, थैंक्स।